गुड इवनिंग एवरीवन। 11th कॉमर्स अकाउंट सब्जेक्ट के अंदर आज के लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। हमारे चैप्टर का नाम है सब्सिडियरी बुक। क्या है चैप्टर का नाम? सब्सिडियरी बुक्स। अब ये सब्सिडियरी बुक क्या है ये हम लोग डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको बेसिक क्वेश्चन करता हूं। चेक करते हैं कि आपको कितना फंडामेंटल लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग या थिंकिंग है आपका। आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कौन कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ते हो? अकाउंट, स्टैट्स, इकोनॉमिक्स, ओसीएम वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो हाँ, अभी आप लोगों ने वो सभी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए एक ही बुक बनाई है जिसके अंदर सब कुछ लिखते हैं, या फिर आपने हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बनाई है? हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक बनाई है। काई को? क्यों, ऐसा क्यों किया? सर हम बहुत पैसे वाले, बहुत सारे नोटबुक्स है हमारे पास, बहुत पैसा है। हाँ, सब पापा की स्टेशनरी की दुकान है। क्यों ऐसा किया? सब लोग सब चीजें अलग अलग रहे। जब हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, इकोनॉमिक्स की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आराम से इकोनॉमिक्स की बुक ओपन करें और उसमें मिल जाए। अकाउंट का कुछ जानना है तो अकाउंट की नोटबुक ओपन करेंगे, सब कुछ मिल जाएगा। अगर एक ही बुक के अंदर हमने सब कुछ लिखा है, अकाउंट उसमें किया, इकोनॉमिक्स उसमें किया, ओसीएम, बिजनेस स्टडीज, स्टैटिस्टिक्स, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, एसपीसीसी, मतलब जो कुछ भी है सब कुछ एक ही बुक में, तो जब जरूरत होने पर इंफॉर्मेशन ढूंढनी होगी तब डिफिकल्टी हो जाएगी। ऊपर से नोटबुक भी बहुत जल्दी जल्दी से भर जाएंगे, तो कितनी सारे बुक्स मेंटेन करना होगा। और मेन इश्यू तो इंफॉर्मेशन जब जरूरत है तब सर्च करने में हो जाएगा। तो आप सब लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाई है। और उसका एक दूसरा रीजन ये भी है अलग अलग बुक बनाने का कि सर हर एक सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। अभी आपने बोला कि हर एक सब्जेक्ट की आप अलग अलग नोटबुक बनाओ, पर अगर मैं आपको ये कहूं कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक चैप्टर ही, अकाउंट के अंदर तो 2 टॉपिक ही है, पूरा एक चैप्टर भी नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर तो एक ही टॉपिक है, पूरे सिलेबस में एक ही टॉपिक, लॉ ऑफ डिमांड, बस और कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करते हैं? तो एक ही नोटबुक बनाते हैं और उसके अंदर ही सारी चीजें लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि सर इंफॉर्मेशन बहुत कम है। अब यहीं पे हमारा जो चैप्टर, हमने आगे एक चैप्टर पढ़ा जर्नल वाला, और अब हम पढ़ने वाले सब्सिडियरी बुक वाला, ये कनेक्टेड है, इसी के साथ ये इंफॉर्मेशन समझनी है। देखो, जब बिजनेस छोटी साइज का हो या बिजनेस के अंदर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत कम हो तो हम लोग क्या करेंगे? एक ही बुक में सारी चीजें लिख दो। जैसे आपने अभी बोला ना कि आपको एक ही सब्जेक्ट या तो पढ़ना है सिलेबस में, या तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर एक एक टॉपिक है, एक एक चैप्टर ही है। मतलब यहां पर अकाउंट के एंगल से देखें तो ट्रांजैक्शन बहुत कम है, तो आप क्या करोगे? सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिखोगे। देखो, व्हेन बिजनेस इज स्मॉल साइज और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आर लेस, देन ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन वन बुक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जर्नल। सब्सिडियरी बुक भाई नहीं भाई, अभी हम लोग फंडामेंटल सीख रहे हैं, सब्सिडियरी बुक पर पहुंच रहे हैं। जब बिजनेस की साइज छोटी हो या नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कम हो, तब जैसा अभी आपने कहा कि सब्जेक्ट आपको एक ही हो या सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक बहुत कम हो, तो आप क्या करोगे? सारी चीजें एक ही बुक में लिखोगे और उसको हम लोग कहते हैं जर्नल। अभी जर्नल वाला चैप्टर याद करो, उसके अंदर आप सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस लिख देते थे। परचेज और सेल ऑफ गुड्स हो, चाहे वो क्रेडिट में हो या कैश में हो, इनकम या एक्सपेंस के ट्रांजैक्शंस हो, असेट के ट्रांजैक्शंस हो, स्पेशल ट्रांजैक्शंस हो, डेप्रिसिएशन वाला या बैड डेट वाला, तो आप सबकी जर्नल लिखते थे, सबकी जर्नल एंट्री लिखी हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए। तो ट्रांजैक्शन कम या बिजनेस की साइज छोटी, तो सभी ट्रांजैक्शन को एक ही बुक में लिख दो, उसको हम बोलेंगे जर्नल। बट, लेकिन, किंतु, परंतु बिजनेस बहुत बड़ी साइज का है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है। जैसे अकाउंट के अंदर सर सिर्फ पार्ट 1 में ही 11 चैप्टर, पार्ट 2 के 11 चैप्टर वो अलग, स्टैटिस्टिक्स 9 चैप्टर्स लेके बैठा है, इकोनॉमिक्स, ओसीएम 11 चैप्टर, ऊपर से गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, ये सब का तो टेंशन अलग। तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में आप एक ही बुक में नहीं रिकॉर्ड करोगे। इंस्टेड आप क्या करोगे? हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक बनाओगे। लाइक इकोनॉमिक के सभी चैप्टर्स के लिए इकोनॉमिक की बुक अलग, ओसीएम के सभी चैप्टर्स के लिए ओसीएम की बुक अलग,
अकाउंट के सभी चैप्टर्स के लिए अकाउंट की बुक अलग। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत सारे चैप्टर्स, बहुत सारे टॉपिक्स है। तो सेम चीज यहां पर है कि व्हेन बिजनेस इज ऑफ लार्ज साइज या ट्रांजैक्शंस आर मोर, देन इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजैक्शन इन वन बुक, हम लोग क्या करेंगे? ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन डिफरेंट बुक डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किस तरह का है उसके लिए अलग बुक। लाइक इकोनॉमिक के चैप्टर्स है, डिमांड है, सप्लाई है, मार्केट है, प्राइस फिक्सेशन है, ये सब एक कैटेगरी का है, तो उसके लिए इकोनॉमिक की एक बुक अलग बनाओ। अकाउंट के रिलेटेड है, जर्नल है, सब्सिडियरी बुक है, लेजर पोस्टिंग है, ट्रायल बैलेंस है, तो उसके लिए एक अलग बुक बनाओ। मींस सभी टाइप के ट्रांजैक्शन, सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन के लिए हम लोग अलग बुक बना देंगे और उस बुक को कहेंगे सब्सिडियरी बुक। ये याद रखना है फॉर डेफिनेशन पर्पस ऑल्सो। व्हेन business is of large size or number of transactions are more, then instead of recording all transaction in one book, transactions are recorded in different books depending on the nature of transaction, and that book is called subsidiary book। समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? कि जब बिजनेस बहुत बड़ा हो, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो, तो सभी ट्रांजैक्शन को हम एक बुक में ना लिख के अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस के लिए अलग अलग टाइप की बुक बनाएंगे और उन बुक्स को कहा जाता है सब्सिडियरी बुक। देखो अभी हमने जो आगे पॉइंट डिस्कस किया वो डेफिनेशन परफेक्ट है, बट ये भी एक डेफिनेशन है, सब्सिडियरी बुक रिफर्स टू जर्नल। सब्सिडियरी बुक एक तरह की जर्नल ही है, बट केप्ट फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर। मतलब सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो जर्नल बनाई जाती है अलग अलग, उसको बोलते हैं सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक में खास बात क्या है? सभी टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग अलग बुक। जर्नल की खास बात क्या है? मिक्स पेड, जो भी आ जाओ, सबका मालिक एक जर्नल। तेरे को पता नहीं है, तू आजा जर्नल में आजा। तू कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है समझ में नहीं आ रहा है, आजा जर्नल में आजा। जर्नल सभी टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, जबकि सब्सिडियरी बुक में नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के हिसाब से अलग अलग बुक बनती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, सभी के सभी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के ही ट्रांजैक्शन है, तो उसके लिए एक अलग बुक बनाई जाती है, उस बुक को कहा जाता है परचेज बुक। और इस परचेज बुक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। इसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन निकल पहली फुर्सत में इधर से, कोई जरूरत नहीं है तेरी इधर, ठीक है, हिंदुस्तानी भाव बन जाने का, निकाल देने का। क्यों? क्योंकि ये परचेज बुक सिर्फ और सिर्फ क्या रिकॉर्ड करता है? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सिमिलरली असेट के ट्रांजैक्शन है, अभी कैश में खरीदा या बेचा हो तो कैश बुक, क्रेडिट पे खरीदा या बेचा हो तो जर्नल प्रॉपर, मतलब अलग टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग बुक। कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक, इसके बाद वाला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए अलग अलग बुक बनाई जाती है और उन्हीं बुक्स को क्या कहा जाता है? सब्सिडियरी बुक। एक मार्क के एमसीक्यू या वीएसक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज, पैम्पलेट में टिक करोगे, सबके पास हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट होने चाहिए। सब्सिडियरी बुक इज ऑल्सो नोन एज डे बुक। डे बुक एक मार्क के एमसीक्यू या वीएसक्यू में आ सकता है, या इस तरह से भी पूछ सकते हैं, डे बुक इज ऑल्सो नोन एज ब्लैंक सब्सिडियरी बुक। सब्सिडियरी बुक इज ऑल्सो नोन एज डे बुक। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? चलो यहां तक की चीजों को एक बार पढ़ लो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, एक बार ध्यान से पढ़ लो। चलो सबने यहां तक पढ़ लिया है, कंफर्म? अब हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जा रहे हैं, एमसीक्यू वीएसक्यू के लिए भी काम लगेगा, और आगे इस चैप्टर के अंदर और इसके बाद वाले चैप्टर्स में भी ये जर्नल एंट्री सब्सिडियरी बुक्स आने वाली है। हमारे टॉपिक का नाम है वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। अलग अलग टाइप के सब्सिडियरी बुक्स और उसके अंदर कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा ना कि हर एक टाइप के ट्रांजैक्शन के लिए अलग सब्सिडियरी बुक बनती है, तो कौन से टाइप के ट्रांजैक्शन और उसके लिए कौन सी सब्सिडियरी बुक, ये हमको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। एमसीक्यू वीएसक्यू में भी काम लगेगा और आगे एग्जाम्पल में भी ये चीजें काम लगेगी। तो सबसे पहले तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक। टोटल कितने टाइप्स है? एमसीक्यू में आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर? 2 4 6 8 8।
एमसीक्यू में वीएसक्यू में इस तरह से भी पूछ सकते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सब्सिडियरी बुक्स आर देयर, गिव देयर नेम, तो नाम भी लिखने होंगे। तो 8 टाइप के सब्सिडियरी बुक है। देखो पहले 4 जो है वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी दो दो का ग्रुप है। पहला परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, देन सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। अभी हम सिर्फ नाम देख रहे हैं, फिर हर एक बुक में क्या रिकॉर्ड होता है वो भी मैं समझाता हूं। पहले नाम याद रखते हैं। टोटल 8 बुक है, उसमें से पहले 2 का एक ग्रुप, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक। सब लोग बोलेंगे कौन सा है टाइप, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक। देन 2 का ग्रुप, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। क्लियर? चलो पहले 4 फिर से, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। इसके बाद ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ रहे हैं। इसके बाद ये आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, कैश बुक। कैश बुक के अंदर ही पेटी कैश बुक भी आ जाती है, ठीक है। पेटी कैश बुक मतलब छोटे छोटे कैश के ट्रांजैक्शंस के लिए बुक, ये हम लोग पेटी कैश वाले मतलब कैश बुक वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बट अभी याद रखेंगे 5वां नाम है कैश बुक का। फिर अगेन 2 का ग्रुप है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। क्लियर? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, एंड आखिरी जर्नल प्रॉपर। तो 2 2 फिर 1 फिर 2 और फिर 1, ठीक है। पहले 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर एक सिंगल है, फिर 2 का ग्रुप, फिर 1। पहली बुक परचेस बुक, सब लोग बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा, परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, कैश बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक, जर्नल प्रॉपर। अभी हर एक टाइप के सब्सिडियरी बुक में कौन से टाइप के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, ध्यान से समझना हो। सबसे पहले हम बात करते हैं परचेस बुक की। तो परचेस बुक रिकॉर्ड्स ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, ध्यान से हो, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स लिखा जाता है। ध्यान से समझना, 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट परचेज एंड गुड्स। मतलब अगर कैश परचेस ऑफ गुड्स है तो परचेस बुक में लिखेंगे नहीं, क्रेडिट परचेस ही चाहिए। और किस चीज का क्रेडिट परचेस होना चाहिए, गुड्स का ही। मतलब क्रेडिट परचेस ऑफ मशीनरी बोला हो तो, यानी कि असेट बोला हो तो, 2 चीज है, एक क्रेडिट परचेस और दूसरा गुड्स। अगर ये दोनों मैच होते हैं तो ही परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शंस आएंगे जो कि क्रेडिट परचेस नहीं होंगे, कैश परचेस होंगे, तो नहीं लिखेंगे। ऐसे कुछ ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें क्रेडिट पे खरीदा होगा बट एसेट खरीदी होगी, तो वो नहीं लिखेंगे। हम लोग परचेस बुक में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स अधूरा आंसर है, क्योंकि परचेस तो कैश में भी हो सकता है, क्रेडिट में भी हो सकता है। तो प्रॉपर आंसर क्या होना चाहिए, परचेस, क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। परचेस रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड करेंगे, ऑब्वियसली जो गुड्स क्रेडिट पे खरीदे थे वो जब रिटर्न करते हैं, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स, इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेस रिटर्न। सेम सेल्स बुक के अंदर क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स है वो कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा, सेल्स बुक में। एंड क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स, जो क्रेडिट पे बेचा था वो वापस आ रहा है तो वो रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न बुक में। क्लियर हो रहा है? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स परचेस बुक में, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स परचेस रिटर्न बुक में, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सेल्स बुक में, क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स सेल्स रिटर्न बुक में। क्लियर? उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, जितने भी कैश ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे, चाहे वो कैश परचेज या कैश सेल्स ऑफ गुड्स हो, असेट हो, इनकम रिसीव्ड हो, एक्सपेंस पेड हो, कैश है ना, कैश हो गई ना बात, तो वो सारी की सारी चीजें किस में रिकॉर्ड करेंगे, समझ में आ रहा है? कैश हो गया ना, बस बात खत्म। कैश ट्रांजैक्शन है मतलब कैश बुक में अपन रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। फिर ये 2 इतने काम के नहीं है, ज्यादातर यूज में देखने को नहीं मिलते हमारे नॉर्मल बिजनेस में। हालांकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। जहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता हो वहां पर, नॉर्मल केस में ये आपको इतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। पार्ट 2 में आपको इसके ऊपर एक स्पेसिफिक चैप्टर भी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट करके, ठीक है। उस वक्त हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ ये याद रखना है
कि बिल रिसीवेबल ड्रॉ होता है, बिल रिसीवेबल लिखा जाता है, तो वो बिल्स रिसीवेबल बुक में लिखेंगे। एंड बिल्स पेएबल एक्सेप्ट होता है। बिल क्या है? बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये आज से हजारों साल पहले हमने 11th का ही चैप्टर नंबर 1 किया था, उसमें अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी आती थी, याद करो। उसमें बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल आया था। एग्जाम्पल दिया था कि अब्दुल की दुकान पर शॉप करने, खरीदी करने के लिए दया भाभी जाती है, बिल लिख दो, मैं लिख देता हूं, एक्सेप्ट कर लो। तो जो सेल करता है उसके लिए वो डॉक्यूमेंट बिल रिसीवेबल बन जाता है, और खरीदने वाला उसके ऊपर साइन करके एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए वो बन जाता है बिल्स पेएबल। तो बिल्स रिसीवेबल बुक में कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? बिल रिसीवेबल ड्रॉन। एंड वो बिल्स पेएबल, वही डॉक्यूमेंट, बट वो सामने वाली पार्टी के लिए, बायर के लिए हो जाता है बिल्स पेएबल। एक्सेप्ट करते हैं तो वो किस में रिकॉर्ड होगा? बिल्स पेएबल। और बाकी जो कुछ भी बचा, ऑल अदर ट्रांजैक्शंस व्हिच आर नॉट रिकॉर्डेड और कवर्ड इन एनी ऑफ द अबव सब्सिडियरी बुक, ये साईं बाबा है, सबका मालिक है, जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं। आपको पता नहीं है मैं हिंदू हूं, मुसलमान हूं, कोई बात नहीं, आ जाओ, सत्य साईं सबके लिए है, ठीक है। मतलब जो कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडियरी बुक में नहीं आ रहा है, वो सब किस में आ जाएंगे? जर्नल प्रॉपर। क्लियर? चलो एक बार शांति से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं, फिर मैं आपको 5 मिनट का टाइम दूंगा पढ़ने के लिए, और फिर मैं पूछूंगा। सबसे पहले परचेस बुक, कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। परचेस रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ, सॉरी, क्रेडिट परचेस रिटर्न ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स। कैश बुक में ऑल टाइप्स ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस। बिल्स रिसीवेबल बुक में बिल रिसीवेबल ड्रॉन ट्रांजैक्शन। बिल्स पेएबल बुक में बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड के ट्रांजैक्शन। एंड जर्नल प्रॉपर में all other transactions which are not covered in any of the above subsidiary books. Clear? 5 मिनट का टाइम बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिए सभी लोग। चलो सफिशिएंट टाइम दिया है, रिफर कर लिया सबने? चलो क्विकली, परचेस बुक लास्ट। परचेस बुक, which type of transactions are recorded? Credit purchase of goods. How many types of subsidiary books are there? 8. Very good. Purchase return book, credit purchase return of goods. Sales book, credit sales of goods. Sales return book, return of goods. Cash book, bills receivable book, bills receivable drawn, bills payable book, accepted transaction. And journal proper, all other transactions which are not covered in any other subsidiary books. Clear? अभी हमने ये टोटल 8 टाइप के सब्सिडियरी बुक्स की बात की, पर उसमें से आपको स्पेसिफिकली इस चैप्टर के अंदर पहली 4 जो सब्सिडियरी बुक है वही आती है। मतलब कौन कौन सी? परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक। तो सबसे पहले तो हमें इसके फॉर्मेट आने चाहिए। जब भी हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तो जैसे जर्नल का एक फिक्स टेबल था, जर्नल जैसे ही सब्सिडियरी बुक को भी उसके स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिखी जाती है। अगर फॉर्मेट ही याद नहीं है तो अंदर ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करोगे? तो फॉर्मेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां पर हमें 4 फॉर्मेट प्रिपेयर करने होंगे। कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम सेम ही है, बट उसके नाम में माइनर सा डिफरेंस है। सबसे पहले आएगा परचेस बुक का फॉर्मेट। तो सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा? टाइटल। टाइटल सबसे पहले आएगा, टाइटल। जैसे जर्नल में भी हम लोग सबसे पहले क्या लिखते थे? टाइटल। तो टाइटल हम लिखेंगे जर्नल बुक ऑफ, जो भी नाम दिया हो, लाइक श्री श्री भाविन शाह, ठीक है। कुछ ग्रेट नाम के आगे ही 2 बार श्री लगाया जाता है, सबके आगे मत लगाना वरना पाप लगेगा। बता दिया? हाँ, लॉर्ड पुनीत। तो परचेस बुक ऑफ श्री श्री भाविन शाह, ब्रैकेट में मंथ दिया हो और लिखना हो तो लिख सकते हो, लाइक फॉर एग्जांपल अगस्त 2023-24, जो भी आपको एग्जांपल में दिया हो वो।
यहां पर हर एक सब्सिडियरी बुक में, इस चैप्टर की सब्सिडियरी बुक में 5 कॉलम आएंगे, ठीक है। फिर जो कॉलमनर सब्सिडियरी बुक होगी वो अलग है, मैं जनरल सब्सिडियरी सिंपल सब्सिडियरी बुक की बात कर रहा हूं। सबसे पहला कॉलम होगा परचेज बुक में डेट, देन याद रखना नेम ऑफ सप्लायर, क्योंकि जिनके पास से हम गुड्स खरीदते हैं वो होते हैं हमारे सप्लायर्स, तो दूसरा नाम आएगा, दूसरा कॉलम आएगा नेम ऑफ सप्लायर। देन हमने उसके पास से गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स आएगा अंदर, तो जो वाउचर बनाया जाता है उसको बोला जाता है इनवर्ड इनवॉइस नंबर, मतलब सिंपल होता है वाउचर, ठीक है। वाउचर इसमें कौन सा होगा, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, क्योंकि गुड्स खरीदे हैं। देन एलएफ नंबर तो कॉमन ही रहता है, जो जर्नल एंट्री में भी आता था, लेजर फोलियो नंबर, एंड लास्ट में अमाउंट। 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। क्लियर? फिर से एक बार सब लोग बोलते हैं, पहले टाइटल, सब्सिडियरी बुक में सबसे पहले टाइटल हम बोलेंगे परचेस बुक ऑफ, अभी फिलहाल श्री श्री भाविन शाह, फिर आपको एग्जांपल में जो नाम दिया हो वो, कौन से 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। फिर से एक बार, यार गाय भैंस चरावવાની બી પ્રેક્ટિસ કરવાની તો થોડુંક એક સુર તાલ મેચ થવો જોઈએલા, આ તમારું તો ફ્યુચર એમાં બી અંધકારમય લાગે છે, આવું નહીં ચાલે ભાઈ, એક ગાય આમ ભાગશે ને એક ભેંસ આમ ભાગશે। फिर से एक बार बोलते हैं, डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, लेजर फोलियो नंबर, अमाउंट रुपीज। क्लियर? सबको समझ में आया? पक्का? आपकी कसम? हाँ आपकी, मेरी नहीं। अभी सेम परचेस बुक के साथ परचेस रिटर्न बुक है, तो एक माइनर चेंज होगा। देखो परचेस रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या होगा, टाइटल तो पहले सेम ही आएगा, डेट एज इट इज, परचेस रिटर्न हम उसी सप्लायर को करेंगे तो नेम ऑफ सप्लायर ही आएगा, सिर्फ ये वाला कॉलम चेंज होता है। यहां पर हम खरीदा हुआ सामान वापस बेच रहे हैं, तो जो वाउचर बनाया जाता है उसको बोला जाता है डेबिट नोट नंबर। याद रखना एमसीक्यू के लिए काम लगता है, परचेज रिटर्न के टाइम पे कौन सा वाउचर बनाया जाता है, डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर कब बनाया जाता है, होशियार हो, आपको जरूर कोई अच्छे टीचर पढ़ाते हैं। हाँ। तो मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं झूठ मूठ की तारीफ किया करो, अच्छा लगेगा। चलो ध्यान, यहाँ पर एमसीक्यू या वीएसक्यू इस तरह से निकल सकता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। डेबिट नोट नंबर परचेज रिटर्न में या परचेज रिटर्न के टाइम पे कौन सी वाउचर बनाया जाता है, डेबिट नोट नंबर। तो तीसरा डेबिट नोट, सिर्फ यही अकेला कॉलम डिफरेंट है, बाकी एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज एज इट इज। क्लियर? तो परचेज रिटर्न का फॉर्मेट कैसा बनेगा, सबसे पहले डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, एलएफ नंबर, अमाउंट रुपीज। एक और बार, क्लियर? हाँ, પાછળ બધાના અવાજો ઉપરથી સુર તાલ મિલાવે છે ને। चलो उसके साथ उसके जैसा ही सेल्स बुक एंड सेल्स रिटर्न बुक, जैसे परचेज एंड परचेज रिटर्न आया वैसा ही सेल्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। तो यहां पर एक और चेंज होगा, जैसे हम परचेज करते हैं तो हमारे कोई ना कोई सप्लायर होंगे जिससे हम खरीदते हैं, पर ये सेल्स बुक है तो हम गुड्स बेचते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, तो हम जिनको गुड्स बेचते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे कस्टमर। तो पहला कॉलम होता है डेट, देन नेम ऑफ कस्टमर। अभी हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स जाएगा, गुड्स आउट होगा, तो आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। छोटा सा कॉलम रखना है, हाँ कुछ ट्रांजैक्शन में ये इनवॉइस नंबर होंगे बट 3 डिजिट के मैक्सिमम होंगे, मैक्स टू मैक्स 4 डिजिट के हो सकते हैं। एलएफ नंबर तो आपको पता ही हमेशा ब्लैंक ही रहता है, एंड लास्ट वन इज अमाउंट। तो सेल्स बुक में पहले तो याद रखेंगे क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, और उसमें कौन कौन से कॉलम आएंगे, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, आउटवर्ड इनवॉइस नंबर। आप शॉर्ट में लिख सकते हो OIN, ऐसा लिख सकते हो एग्जाम्पल में, बोलना फुल फॉर्म है, क्योंकि OIN फिर पता नहीं उड़ीसा है
ये आई का आई लव यू वाला ही होगा क्या, पता नहीं। तो ये ध्यान रखना है, फुल फॉर्म बोलोगे आउटवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर, अमाउंट रुपीज। क्लियर? सेल्स बुक का। और उसी तरह से विथ माइनर चेंज सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न किसके पास से होगा? जिन कस्टमर को हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है उनके पास से जब गुड्स वापस आता है तो वो कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है? सेल्स रिटर्न बुक में। तो उसमें भी 5 कॉलम, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, ये अकेला डिफरेंट। अभी ये ध्यान रखना, जैसे परचेज रिटर्न था तब डेबिट नोट नंबर था, सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या आएगा? क्रेडिट नोट नंबर। क्लियर? ध्यान से ये फॉर्मेट के कॉलम को याद कर लो। 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, पूछूंगा। जिसको नहीं आएगा उसको प्यार से 5 बार लिखना है। उसको आता है उसको तो एक ही बार लिखना है सारी चीजें जो हमारे मटेरियल की है वो। अभी मैं पूछूंगा, जो भी टेबल में बोलने में गलती होती है कॉलम के सीक्वेंस में, जल्दबाजी में या इग्नोरेंस में गलती हुई तो गलती, चारों के 4 टेबल 5-5 बार ड्रॉ करने होंगे। ध्यान से पढ़ लो। चलो, सबने आई एम श्योर अच्छे से प्रॉपरली रिफर कर लिया होगा फॉर्मेट। चलो, परचेस बुक का फॉर्मेट क्विकली। परचेज रिटर्न बुक, डेबिट नोट नंबर, अमाउंट रुपीज। सेल्स बुक, date, name of customer, outward, invoice number, LFN, अमाउंट रुपीज। सेल्स रिटर्न बुक, date, name of customer, credit note, LFN, अमाउंट रुपीज। क्लियर? चलिए, ये फॉर्मेट अगर आपको याद रह गए तो एग्जाम्पल सॉल्व करना आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। और अब हम लोग एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सब लोग पैम्पलेट्स के साथ साथ अपनी नोटबुक भी ओपन करो। नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, इतनी चीजें सब लोग साथ में लेके बैठ जाओगे जल्दी से। चलो, सबने नोटबुक, पेन, पेंसिल, स्केल, कैलकुलेटर और पैम्पलेट इतना ले लिया है? जो भी स्टूडेंट सास ऐप से ये वीडियो को देख रहे हैं, अगर पैम्पलेट ना हो तो टेक्स्ट बुक साथ में ले लें। चलो, एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी है। सबका ध्यान अब यहां पर चाहिए, सबका साथ सबका विकास। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस प्रिपेयर परचेस बुक। क्या पूछा है देखो, प्रिपेयर परचेस बुक इन द बुक्स ऑफ हरीश कुमार, अक्षय कुमार का भाई होगा। देखो, ध्यान क्या रखना है, परचेस बुक बनाने नहीं है, मतलब ओनली क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। उसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शन हो तो हम नीचे नोट लिखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा उसका रीजन लिखेंगे। ठीक है? तो आपको कोई भी परचेस बुक होगी तो 5-7 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए नहीं आएंगे। तो आप तकरीबन 8 से 10 लाइन का टेबल ड्रॉ कर दो। पहले टाइटल लिखेंगे, परचेस बुक ऑफ हरीश कुमार फॉर मार्च 2015। डेट, नेम ऑफ सप्लायर, इनवर्ड इनवॉइस नंबर, LF नंबर, अमाउंट रुपीज। इस तरह से टेबल ड्रॉ कर दो जल्दी से, पॉज करके टेबल ड्रॉ करो। चलो, सफिशिएंट टाइम दिया, टेबल ड्रॉ हो गया। चलो, अभी हम ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। सिर्फ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा तो रिकॉर्ड करेंगे, बाकी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। गुड्स ऑफ ₹10,000 परचेस्ड फ्रॉम महेश ऑन 1 मंथ क्रेडिट। तो क्या ये क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शन है? यस और नो? यस, तो रिकॉर्ड करेंगे। तो डेट में फर्स्ट, नेम ऑफ सप्लायर, क्या नाम दिया एग्जांपल में? तो महेश अकाउंट। कोई इनवॉइस नंबर दिया है एग्जांपल में? नहीं। अमाउंट सीधा 10,000, तो अमाउंट के कॉलम में 10,000 लिख देंगे। महेश अकाउंट 10,000। डन? चलो, किसी को कंफ्यूजन यहां तक? नेक्स्ट, सेकंड डेट का ट्रांजैक्शन, गुड्स ऑफ 15,000 परचेस्ड फ्रॉम हसमुख भाई एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
देखो ट्रेड डिस्काउंट की खास बात क्या थी, इट इज कैलकुलेटेड एंड डिडक्टेड बट नॉट रिकॉर्डेड। इनवॉइस नंबर भी दिया है 15। तो देखो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है क्योंकि नेम दिया है हसमुख भाई एंड कैश या चेक वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो रिकॉर्ड करेंगे। डेट के कॉलम में 2, नेम ऑफ सप्लायर में क्या आएगा, हसमुख भाई अकाउंट। इनवॉइस नंबर कौन सा दिया है, 15। स्लोली बेटा, अभी अमाउंट 15,000 और उसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट कितने परसेंटेज है, 10%। तो कैलकुलेटर पर यहां देख लो 15,000 माइनस, माइनस का बटन प्रेस करोगे कैलकुलेटर पर 10 और फिर परसेंटेज का बटन प्रेस करोगे तो आपको कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिखेंगे 13,500। 13,500 समझ में आया सबको ये। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ डेट, ध्यान से ध्यान से। गुड्स ऑफ 8,000 परचेस्ड फ्रॉम मनीज फॉर कैश, तो दिस इज कैश ट्रांजैक्शन एंड कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो जहां पर आपने ये 8 से 10 लाइन का टेबल बनाया ना, उसके नीचे लिखोगे नोट्स, ये टेबल के नीचे आप लिखोगे नोट्स, और यहां पर पहली नोट कौन से डेट के ट्रांजैक्शन के लिए, सिक्स्थ डेट के लिए। तो 6 मार्च है ना, मार्च 2015 डेट लिखेंगे। और ये ट्रांजैक्शन क्यों रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन है, कैश। तो यहां पर हम लिखेंगे डेट लिख के बाजू में इज इक्वल टू या एरो करके कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। हाँ ऐसा लिखो, बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन, एक ही बात हुई ना भाई। ना ना, हाँ ये तो એ ઉપરની સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી, આ તો નોટ્સ છે, એની સાથે કઈ કોલમ બનાવવાની જરૂર નથી, आप बिना कॉलम ड्रॉ किए भी डायरेक्ट लिख सकते हो। पर છેલ્લે પછી બધા શોધવા પડે કે આમાંથી क्या क्या લખવાનું, સાથે સાથે જ जो रिकॉर्ड हो रहा है वो टेबल में लिखो, जो नहीं हो रहा है वो नोट में लिख दो, एक साथ ही काम खत्म करना है, साथ में ही करना है जो सिस्टम। आप अपना टाइम बचाओ, अकाउंट में टाइम बचाना बहुत जरूरी है। बोर्ड में चैप्टर आता भी होगा बट पेपर खत्म नहीं कर पाओगे, ये आपको फिर से देखना है। स्कूल में ऐसा करवा रहे तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट देखो आप एक बार लिख रहे हो, उस वक्त आप छोड़ रहे हो, फिर से बाद में लिखोगे तो एक बार फिर से ट्रांजैक्शन तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। अभी आपने पढ़ा तभी तो आपको पता चला कि कैसे, इसलिए नहीं लिखेंगे। अब पूरा खत्म करने के बाद फिर से जो नहीं लिखने वाले ट्रांजैक्शन है उसकी नोट लिखने के लिए आपको फिर से पढ़ना तो पड़ेगा ना। तो आप 2 बार पढ़ने के लिए क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। अकाउंट में बी अ स्मार्ट स्टूडेंट यार, हमको टाइम बचाना है। अगर सर हमारी स्कूल में ऐसी प्रैक्टिस करा रहे तो वो गलत है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, गलत नहीं है, बट आप डबल डबल एफर्ट्स लगा रहे हो, टाइम डबल जाएगा आपका। अकाउंट में तो हमारे लिए एक एक मिनट के एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, तो साथ में ही लिख देंगे। चलो नेक्स्ट वन, 14th डेट, प्लेस एन ऑर्डर विथ नवीन फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी आगे जो कुछ भी बातें कही हो, प्लेस एन ऑर्डर मतलब ये कौन सा ट्रांजैक्शन हो गया, नॉन इकोनॉमिक, तो ये रिकॉर्ड नहीं होता है। तो अगेन यहां पर कौन सी डेट थी, 14, तो नोट में लिख देंगे नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन is not recorded, non-economic transaction is not recorded, clear। लिखा सबने ये। उसके बाद 18th डेट, फर्नीचर ऑफ ₹6,000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट ऑन 1 मंथ क्रेडिट। देखो क्रेडिट है, सब कुछ ओके, बट फर्नीचर है, ये तो असेट हो गया, गुड्स नहीं है, तो असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो अगेन नोट में लिखेंगे asset transaction is not recorded, asset transaction is not recorded।
बोलो समझ में आया यहाँ तक? पक्की बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ लखी दो, बाकी हो तो लखी दो। अभी देखो 14th के साथ ये कनेक्टेड है। नवीन सप्लाइड गुड्स एज पर ऑर्डर। हमने देखो यहाँ पर नवीन को ऑर्डर किया था, सप्लाई करो हमको गुड्स, 10,000 रुपए का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे भेजो, ऐसा बोला था। अभी यहाँ पर क्या हुआ देखो, नवीन ने हमें ऑर्डर के हिसाब से गुड्स बेच दिए। सेंट हिज इनवॉइस नंबर 314 आफ्टर एडिंग रेलवे फ्रेट ऑफ 1200। 1200 रुपए का रेलवे फ्रेट ऐड करके उसने हमें ये बिल भेजा है। तो अब अमाउंट के लिए देखो, सबसे पहले तो हमने नवीन के पास से परचेस किया है, तो परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे डेट के कॉलम में 20 तारीख। किसके पास से खरीदा? नवीन अकाउंट। कौन सा बिल नंबर मिला है अपने को? 314। तो यहां पर हम लिखेंगे 314। नाउ इंपॉर्टेंट अमाउंट, ध्यान से देखना, कितने का गुड्स था? ट्रेड डिस्काउंट कितने का है? -20%, 8,000 प्लस ये रेलवे फ्रेट प्लस करे या ना करे? करेंगे या नहीं करेंगे? अभी यहां पर ध्यान से समझो, इंपॉर्टेंट चीज है। मेजोरिटी स्टूडेंट्स यहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं, जैसे आप भी अभी आ गए, हालांकि वो मैंने रिकॉर्डिंग में नहीं लिया है। बट जब गुड्स खरीदते हैं तब गुड्स खरीदते टाइम पे जो खर्चे हुए हैं वो परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होते हैं, वो गुड्स की प्राइस में ऐड नहीं होते, वो अलग से खर्चे हैं। आप जर्नल एंट्री भी याद करो तो परचेस अकाउंट डेबिट 8,000 से होगा, देन रेलवे फ्रेट अकाउंट डेबिट होता है। गुड्स की अमाउंट में ये नहीं बढ़ा है। हाँ, अगर आप असेट खरीदते हो, एक चीज याद रखना, आपको पार्ट 2 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन वाला। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब असेट खरीदते हैं और उस वक्त जो खर्चे होते हैं वो असेट की प्राइस में ऐड होते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट नाम की एक चीज है जो कि आपको ये समझाती है, सिखाती है, ये हम पढ़ेंगे। जर्नल एंट्री के टाइम पे भी ये चीज मैंने आपको बताई थी कि असेट खरीदी है और उसका इंस्टॉलेशन चार्ज हुआ है तो असेट की प्राइस में ऐड करके लिखो। बट गुड्स खरीदते वक्त जो खर्चे हुए हैं उससे गुड्स की प्राइस नहीं बढ़ती है, तो यहां पर सिंपल ओरिजिनल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ये जो खर्चे हैं वो अलग से लिखे जाते हैं कैश बुक में। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट कितनी आएगी? 8,000 रुपीज ओनली। लिखो जल्दी से। चलो समझ में आया सबको यहां तक? नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ 4,000 परचेस एट 5% कैश डिस्काउंट। नेम ऑफ पर्सन ही नहीं दिया है, कैश ट्रांजैक्शन है तो नोट में लिखेंगे कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। लिखा सबने? चलो उसके बाद 25th डेट, गुड्स ऑफ 16,000 परचेज फ्रॉम बाबूलाल एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड हाफ ऑफ द अमाउंट इमीडिएटली बाय चेक। अभी ध्यान से समझना, जब हाफ अमाउंट या कोई भी एक पार्ट अमाउंट पे की है और कुछ पार्ट बाकी हो तो भी फुल ट्रांजैक्शन को क्रेडिट समझ के लिखा जाता है। फिर से बोल रहा हूं, जब ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ पार्ट कैश में हो और कुछ पार्ट क्रेडिट में हो तो भी फुल ट्रांजैक्शन को क्रेडिट ट्रांजैक्शन समझ के परचेस बुक या सेल्स का हो तो सेल्स बुक में लिखा जाता है। फिर जितना कैश वाला पार्ट होता है ना वो कैश बुक में लिखा जाता है। हालांकि वो चैप्टर हम बाद में पढ़ने वाले हैं। अभी इस चैप्टर के लिए क्या याद रखेंगे, तीसरी बार बोलने जा रहा हूं, अगर ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट कैश हो और कुछ पार्ट क्रेडिट हो, परचेज और सेल ऑफ गुड्स का ही, तो फुल ट्रांजैक्शन को क्रेडिट परचेज ही समझ के लिखा जाएगा। तो यहां पर डेट कौन सी है? 25। किसके पास से खरीदा है? बाबूलाल। तो यहां पर हम लिखेंगे 25 तारीख, बाबूलाल अकाउंट। कोई बिल नंबर दिया है? नहीं है, तो 16,000 और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट, 16,000 माइनस 10%, कितनी आई अमाउंट? 14,400।
क्लियर? एंड 28 नहीं, goods of 6000 purchased from Lalit at 10% trade discount, 5% cash discount. Amount of bill is paid immediately. Amount bill की मतलब टोटल अमाउंट पे कर दी तो कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, तो लिख दो यहां पर आप ऐसा लिखते हो कि बिकॉज इट इज कैश ट्रांजैक्शन तो भी चलेगा, या ऐसा लिखते हो कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड. इट इज एन कैश ट्रांजैक्शन नहीं होता, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन. इंग्लिश के टीचर से मिलना पड़ेगा मेरे को. चलो आखिरी वाला, गुड्स ऑफ 3000 परचेस्ड फ्रॉम राजेश, बिल नंबर 101, होगा तो रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे 30th डेट. राजेश अकाउंट बिल नंबर 101 एंड अमाउंट 3000. 3000 सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए. तो अब कैलकुलेटर पर हम लोग टोटल करेंगे. 48,000 है देख लो 10,000 प्लस 13,500 प्लस 8,000 प्लस 14,400 प्लस 3,000, कितना हुआ 48,900. तो जहां पर भी आपने ट्रांजैक्शन आखिरी वाला लिखा है उसके बाद कम से कम एक या दो लाइन ड्रॉप करोगे, टोटल लिखोगे, टोटल में नीचे डबल लाइन ऊपर सिंगल लाइन करोगे और यहां पर लिखेंगे टोटल क्रेडिट परचेज. क्लियर? चलो जिसका भी बाकी है वो नोटबुक में कंप्लीट कर दो. चलो सबका ये पहला एग्जांपल हो गया है. बिल्कुल इसके जैसा ही है हमारा एग्जांपल नंबर 2, जो कि आपको होमवर्क में प्रैक्टिस करना है. इन केस ऑफ कंफ्यूजन हमारी सास स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन के ऊपर उसका वीडियो रखा हुआ ही है, तो आप उसमें से रिफर कर सकते हो अगर गलती होती है तो, कुछ कंफ्यूजन होता है तो. बाकी अदरवाइज अभी जो एग्जांपल कर रहा है उसके जैसा ही है. अभी देखो हमने सिंपल कैश बुक सिंपल परचेस बुक कंप्लीट की. अभी कॉलमनर परचेस बुक भी होती है. अभी वो गुड्स के हिसाब से भी कॉलम होते हैं, एक्सपेंस के हिसाब से भी कॉलम होते हैं, बट वो हम बाद में करेंगे लास्ट में. ठीक है, वो ऑफ बीट है. अलग अलग स्कूल वाले डिपेंड करते हैं कि कॉलमनर परचेस बुक या कॉलमनर सेल्स बुक पूछे या ना पूछे. ठीक है, तो हम लोग पहले बेसिक चीजें करेंगे. तो जैसे परचेस बुक का एग्जांपल किया, अभी हम लोग करेंगे ऐसा ही सेल्स बुक का एग्जांपल. ठीक है, सेल्स बुक का एग्जांपल हम करेंगे. तो आप हमारे पैम्पलेट में देखोगे मेथड नंबर 2, उसका एग्जांपल नंबर 1. सेल्स बुक का टेबल ड्रॉ कर देंगे. सबसे पहले तो टाइटल लिखना है, किसका है, श्री जगदीश हार्डवेयर स्टोर. क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर सेल्स बुक. तो टाइटल लिखेंगे सेल्स बुक ऑफ श्री जगदीश हार्डवेयर फॉर जून 2015. चलो टेबल ड्रॉ कर दिया सबने, ठीक है. 1 मिनट का टाइम और. चलो 1 मिनट की जगह पर 3 मिनट एक्स्ट्रा दिए, सो अभी तो टेबल हो गया होगा. चलिए पहला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ 13,000 टू मनन ऑन 3 month क्रेडिट एंड सेंट बिल नंबर 1967. तो सेल्स है, तो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा डेट के कॉलम में 1. नाम में क्या आएगा, मनन अकाउंट. अमाउंट पहले तो बिल नंबर 1967. अमाउंट कितनी आएगी 13,000. कोई ट्रेड डिस्काउंट है भाई, नहीं, तो पूरा 13,000 एज इट इज. अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट कट करके लिखते हैं. ठीक है, लिखो. और सभी स्टूडेंट्स अगर आपको कुछ भी लगता है, कंफ्यूजन लगता है, भूल जाते हो, तो आप लोगों के पास फैसिलिटी है, सभी ये लेक्चर्स के वीडियोस है. तो जब भी टाइम मिले तो ऐप से साहस ऐप ओपन करो, वीडियोस को देखो बार बार, ताकि सारी चीजें अच्छे से माइंड में फिट हो, रट्टेबाजी ना करनी पड़े, एग्जाम के टाइम पे टेंशन प्रेशर बिल्कुल भी ना हो और रिजल्ट बेस्ड स्कोर हो सके. चलो 6th डेट, सोल्ड गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 at 5% ट्रेड डिस्काउंट टू आनंद स्टोर, लेबर ऑफ 300.
एंड बिल नंबर 1970। तो पहले तो रिकॉर्ड तो होगा, पर लेबर कंसीडर करेंगे, लेबर खर्चा है, जैसे मैंने परचेस में भी समझाया था, एक्सपेंस कंसीडर नहीं होते हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो सेल्स बुक में डेट में 5 6 ना, सॉरी 6, और नेम क्या आएगा, आनंद स्टोर अकाउंट। बिल नंबर क्या है 1970। अमाउंट देखो 8000 और उसके ऊपर 5% का ट्रेड डिस्काउंट है, तो 8000 माइनस 5%। कैलकुलेटर पर सब लोग अपने कैलकुलेटर पर करो, देखो 7600। टैलेंटेड बंदा है, साचू आयो साचू। ऑस्कार के लिए नॉमिनेट करना है उसको। चलो 10th डेट, सोल्ड गुड्स ऑफ 5000। देखो यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है, कैश ट्रांजैक्शन। तो जो टेबल आपने ड्रॉ किया है 7-8 लाइन का, उसके नीचे नोट्स में लिख दो 10th डेट कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। 10th डेट कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो नेक्स्ट 20th डेट सोल्ड मशीनरी, मशीनरी यानी कि असेट ऑफ 20,000 टू भारत, भरत है, भारत स्टोर हो सकता था, भरत फॉर 16,000, बट मशीनरी है मतलब कि असेट का ट्रांजैक्शन हो गया, असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। तो 20th डेट भी लिखो, असेट ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। चलो लिख दिया। उसके बाद 25th डेट सोल्ड गुड्स ऑफ 9,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू अश्विन, अश्विन पेड 50% अमाउंट इमीडिएटली। बट मैंने आपको आगे परचेस बुक वाले में भी क्या बताया था कि अगर कुछ पार्ट कैश में हो तो भी पूरा पार्ट क्रेडिट समझ के ही रिकॉर्ड होता है। तो यहां पर सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे डेट में 25 तारीख, नेम ऑफ कस्टमर क्या है अश्विन, तो अश्विन अकाउंट, बिल नंबर कुछ नहीं है, और अमाउंट 9,000 माइनस 10%, 8,100। देखो सारे के सारे कैलकुलेशंस आपके सामने बोर्ड पर हो रहे हैं, ताकि कोई भी लेवल का स्टूडेंट हो कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, कैलकुलेटर के यूज में भी गलती ना हो, फुल स्कोरिंग अकाउंट में हो सके या अच्छे से अच्छा रिजल्ट स्कोर कर सको, उसके लिए सारी जरूरी चीजें मैं आपको करवाता हूं। अब आप इसका कितना फायदा लेते हो, कितनी प्रैक्टिस करते हो, साहस ऐप में से वीडियोस कितनी बार रिपीटेडली देखते हो, उतना कम लोड और ज्यादा मार्क। ठीक है, चलिए देन 27th सोल्ड गुड्स ऑफ 11,000 टू रोहन एट 10% कैश डिस्काउंट, बाय कैश, बाय कैश तो नो, चल निकल पहली फुर्सत में। तो नोट में लिख दो कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड, कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। फिर 29th नंबर प्लेस एन ऑर्डर, भाई ये तो नॉन इकोनॉमिक हो गया, तो वो भी नहीं लिखेंगे, तो नोट में लिख दो इज नॉट रिकॉर्डेड, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज नॉट रिकॉर्डेड। एंड आखिरी वाला सोल्ड गुड्स ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू खुशबू and with a condition that she will be given 5% cash discount if she pays the amount of bill within 30 days, बिल नंबर 1995। अभी तू 30 दिन में पैसा देगी तो तेरे को कैश डिस्काउंट देंगे, फिर वो जब दो तब देख लेना, अभी तो क्रेडिट ही है। तो डेट में 30th डेट किसको बेचा है, बिल नंबर दिया है 1995, और अमाउंट देखो 30,000 पे 10% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस 10%, तो 27,000। अभी क्या करेंगे,
टोटल, तो कैलकुलेटर के ऊपर 13,000 प्लस 7,600 प्लस 8,100 प्लस 27,000 कितना हुआ? 55,000। क्या बोलेंगे इसको? टोटल क्रेडिट सेल्स एग्जैक्टली, ऑफ गुड्स। बस टोटल क्रेडिट सेल्स लिख दिया चलेगा। नोट में ये सेंटेंस लिखो ना लिखो आपकी मर्जी है कि टोटल क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹55,700। क्लियर? तो यहां पर हमारा ये सेल्स बुक वाला भी एग्जांपल कंप्लीट हो रहा है और इसके साथ हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अभी इसके नेक्स्ट वाले सेशन में पार्ट 2 में हम परचेस बुक एंड परचेस रिटर्न बुक दोनों कवर करेंगे और पार्ट 3 में कॉलमनर सब्सिडियरी बुक करवाऊंगा। ठीक है, कॉलमनर सब्सिडियरी बुक जो अलग अलग आइटम्स की भी हो सकती है और अलग अलग एक्सपेंस की भी हो सकती है, और वो एक्सपेंस वाले में भी जीएसटी वाला पार्ट कवर होता है। ठीक है, सो आई होप दोस्तों कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन लाइव मोड या सास एप्लीकेशन थ्रू पढ़ना है फॉर 11th 12th आगे कॉलेज सेक्शन CS तो एडमिशन ओपन है, आप इसका बेनिफिट ले सकते हो, आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।